हाय, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन हम चार्ज देखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप कैसे होता है उसको देखेंगे। फिर कुछ की पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, देन हम बात करेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, इंसुलेटर में क्यों नहीं कंडक्ट होता इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। देन फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। जैसा कि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। जैसे हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है, लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है, साउंड एक टाइप ऑफ एनर्जी है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। फिर बात करें इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रकार की होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब, स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रेस्ट। कोई भी चीज जब रेस्ट पे होती है तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। दीज चार्ज गेट बुल्ड अपॉन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, अंटिल दे फाइंड ए वे टू डिस्चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पे जो है ये चार्ज एक्यूमुलेट होते रहेंगे, मीन्स इकट्ठा होते रहेंगे, जब तक इनको कोई एक रास्ता ना मिल जाए, पाथ ना मिल जाए फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे है, जब तक वो रेस्ट पे रहेंगे उस सरफेस पे डेवलप होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे लाइटनिंग। बरसात के मौसम में जो हम देखते हैं लाइटनिंग होती है स्काई में। ठीक है, तो एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। जो क्लाउड होता है, ठीक, लाइटिंग होती कैसी है इसको देखते हैं पहले। जो क्लाउड होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इन पे क्लाउड पे क्या है, चार्ज डेवलप होता रहता है धीरे 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 धीरे। जो है पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा, उसी तरह निगेटिव का भी बढ़ता रहेगा, जिनके कारण आगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, जिसके कारण एयर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है और वही लाइटनिंग का फॉर्म ले लेता है, जब इनको एक पाथ मिल जाता है एयर से होते हुए डिस्चार्ज होने के लिए, फ्लो होने के लिए चार्ज को। तो वहाँ पे हमको लाइटनिंग देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा, हम घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि हम कंघी लें, एक कॉम्ब, और ड्राई हेयर को अपने उससे रब करें। ठीक है, तो इस जो ये कॉम्ब है या कंघी जो है, इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जब हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास इसको लेके जाएंगे तो ये पेपर जो है इससे अट्रैक्ट होगा। मीन्स इसको हम बिना कॉम्ब को इस पेपर में टच कराए हुए भी इस पेपर को हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया है। और वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। दूसरा, नेक्स्ट है कि कोई एक बैलून हम ले लें, गुब्बारा, ठीक है, और उसको अपने ड्राई हेयर में रफ करें। उसके बाद जब हम उसको किसी एक दीवार से स्टिक कराएंगे, उसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो दीवार से क्या होगा, वो गुब्बारा चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हुआ था, और वो एग्जाम्पल था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, तो हम नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट मिस होता है फ्लो। करंट मीन्स क्या होता है, फ्लो। फ्लो, या फिर हम कह सकते हैं मोशन। ठीक है, जब चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होते हैं तो वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। इट डेवलप ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयन, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, एक गेंदा है समझिए, एक बॉल है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। इस पे क्या है, कुछ चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज सपोज करो डेवलप हुआ है। ठीक, और इसको हमने फेंका, मीन्स ये मूव कर रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से। तो जब ये बॉल मूव करेगा, ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जिससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, फैन चलाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, वो सब एग्जांपल हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं चार्ज। यहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो कई बार आया चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हम देखते हैं चार्ज होता क्या है, चार्ज पार्टिकल है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप कैसे हो रहा है। चार्ज जो है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
पॉजिटिवली चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा, ये जानने से पहले हमें देख लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता कैसे है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप कैसे होता है। सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, हम इन दोनों को पास लाते हैं और एक दूसरे पे रब करते हैं, तो वहां पे होगा क्या, जो सपोज कि जो ए के सरफेस के जो एटम्स हैं, ठीक है, उन एटम में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ए के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं बी के सरफेस पे जो एटम है उसके आउटर ऑर्बिटल में। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो बी का एटम है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ए का एटम क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, तो पहले तो दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन अभी ए के एटम ने, मतलब ए के सरफेस पे जो एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। मींस यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या है, जो प्रोटॉन की संख्या है वो ग्रेटर देन हो गई इलेक्ट्रॉन के नंबर से। ठीक, अभी जैसे इनिशियली जब ये न्यूट्रल थे, मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर जो थे दोनों में मतलब इक्वल थे। ठीक है, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मीन्स इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मीन्स प्रोटॉन क्या होगा, रिलेटिव इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ए पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। और वहीं पे बी के सरफेस पे जो एटम्स थे उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा हो गया। ठीक, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज तुरंत डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कब डेवलप होता है, डेवलप बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है टू सम अदर बॉडी, किसी और बॉडी पे। सपोज यहाँ पे जो बॉडी है वो अदर बॉडी बी है। ठीक है, ए पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, और उसी तरह नेगेटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब डेवलप होता है, जब वो ऑब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले किसी और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है ए से। ठीक, तो बी पे क्या हो जा रहा है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंक्रीज मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है इसको हम मेजर करते हैं कूलाम में। एसआई यूनिट क्या है, चार्ज मेजर करने की, कूलाम, डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक, और किसी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद होने चाहिए। ठीक, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे, तो ये हमको याद होने चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, उसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखा हुआ। ठीक, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है सेम होता है मैग्नीट्यूड के टाइम में, बस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं चार्ज की, इसको समझ लेते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको ये कहता है कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे जो चार्ज है समझिए 2 कूलाम चार्ज इस पे है, इसको हम आइसोलेटेड रख देते हैं। आइसोलेटेड मीन्स ये अपने सराउंडिंग या किसी भी और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पे जो है, इस ऑब्जेक्ट ए पे हमेशा जो है 2 कूलाम चार्ज बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय बाद चार्ज इस पे बढ़ जाए या कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड द नेट चार्ज रिमेन्स सेम फॉर ए आइसोलेटेड बॉडी। अगर जो बॉडी आइसोलेटेड है, मीन्स किसी भी सराउंडिंग से इंटरेक्शन नहीं कर रही है, तो उस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो कभी भी ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, मीन्स हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमको याद मतलब पता होना चाहिए कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सपोज कि हम एक पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है, उनको पास मिलाते हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। या फिर हम निगेटिव चार्ज और दूसरा भी बॉडी जिसपे निगेटिव चार्ज है उनको पास लाएंगे, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाए या वो ऑब्जेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे अपने बॉडी से, जिससे उस ऑब्जेक्ट पे एक
कूलाम चार्ज डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो है इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ये जो कूलाम लिखा है इसके बीच में हमको एक रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम केवल एक ही रिलेशन जानते हैं, जैसा जी हमने पढ़ा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसने पूछा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलाम इक्वल टू 1 अपान में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, जो कि सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर सपोज एक बॉडी है, इससे इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तब जाके इस बॉडी पे एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, या फिर कोई बॉडी जो इतने इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तब जाके इस बॉडी पे -1 कूलाम चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का इतना सिंपल सा मतलब है। नेक्स्ट है कि कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, आसानी से फ्लो कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली टर्म्ड एज कंडक्टर। ठीक, उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे जितने भी मेटल के वायर हैं या सीट हैं वो सब कैसे हैं, कंडक्टर के एग्जांपल है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक, और वहीं पे इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या हो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब फ्लो ही नहीं होगी, आसानी से नहीं होगी। अगर वोल्टेज हम बहुत हाई अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी फ्लो हो जाएगी, लेकिन इजीली फ्लो नहीं होगी। इसलिए ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर के एग्जांपल हैं ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। मीन्स कोई अगर कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, तो तभी कर सकता है जब उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, मेटल के केस में क्या होता है, जब मेटल का वायर जो हम घर में यूज करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है आयंस जो होते हैं वो फ्री चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो होता क्या है, जैसे सपोज कि ये मेटल की वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही है। इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करते रहते हैं, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक, फ्लो करते रहते हैं, तब भी उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। मीन्स अगर जो हम डायरेक्ट किसी वायर को वायर बल्ब कनेक्ट कर दें तो ये जो बल्ब है ग्लो नहीं करेगा। ठीक, लेकिन वहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो फ्लो कर रहे हैं, और हमने पहले भी यहाँ पे देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर जो हम यहाँ पे कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, ठीक, और हम बोले कि टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, तो हमको जो नंबर मिलेगा नेट, वो क्या मिलेगा, नेट जो चार्ज फ्लो करेगा, मीन नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, वो जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड मूव करेंगे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन टी टाइम में लेफ्ट साइड भी मूव कर देंगे, क्योंकि इनका जो मूव करने का डायरेक्शन है अभी वो रैंडम है। मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको नेट चार्ज फ्लो मिलता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो कितना मिलता है, जीरो मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई करंट हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन वहाँ पे चार्ज तो मूव कर रहे हैं, तब भी हमको करंट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे बैटरी का यूज करते हैं। ठीक, बैटरी हमको वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम मोशन कर रहे थे, मीन्स इनके कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था, अब वो क्या करेंगे, एक यूनिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे सभी इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण टी टाइम में हमको कुछ चार्ज मिलेगा जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा होगा, जिसके कारण हमको वहाँ पे करंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बैटरी का यूज कर लें तो ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बाद जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी हमको जरूरत क्यों है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो इससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास दो टैंक है, एक है ए, एक है बी, दोनों में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, सेम लेवल पे भरा हुआ है फ्लूइड, और ये दोनों जो है एक पाइप से कनेक्टेड है। ठीक, अभी अगर जो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेवल पे देखें
तो क्या होगा, एक एक टैंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, वो क्या है, बी टैंक में भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है? और बी टैंक के जो मॉलिक्यूल हैं, वो भी ए टैंक की तरफ मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम टी इक्वल टू 0 टाइम पे, इनिशियल कंडीशन ये था, ठीक है? और अगर मैं टी टाइम बाद, ठीक, कुछ मिनट, कुछ आवर बाद अगर जो मैं बात करूँ कि क्या ए का लेवल जो है वो राइज़ कर जाएगा या बी का लेवल राइज़ कर जाएगा या फ़ॉल कर जाएगा, क्या होगा? तो हम देखेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ए के मॉलिक्यूल तो बी में मूव कर रहे हैं, बी के मॉलिक्यूल भी ए में मूव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो टी टाइम में नेट क्रॉस कर रहे हैं बी के मॉलिक्यूल, ये बी टैंक के मॉलिक्यूल या ए टैंक के मॉलिक्यूल, और दोनों क्या है, नंबर में इक्वल है। वही यहाँ पीछे हो रहा था, मीन्स जो इस साइड से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे और इधर से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो नंबर में इक्वल थे, इसलिए नेट चार्ज हमको जो फ्लो मिल रहा था वो 0 मिल रहा था। वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं बी से ए में, वो नंबर में इक्वल है जो मॉलिक्यूल बी से ए से बी में फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो नेट फ्लो है वो हमको 0 मिल जाता है। लेकिन अगर जो हम क्या करें, इन दोनों टैंक को, मीन्स टैंक ए और टैंक बी को अलग-अलग पोटेंशियल पे रखें, मीन्स अगर सपोज ये ग्राउंड है, ये H1 हाइट पे है, ठीक? और H2 हाइट पे है, ये हाइट जो है H2 है। तो ये क्या है, अलग-अलग पोटेंशियल पे रखे गए हैं, इनकी टैंक की अलग-अलग पोटेंशियल एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है mgh, ठीक? क्लास 9th में आपने आप पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल कंडीशन था कि ये दोनों सेम लेवल पे इनमें येलो लिक्विड फिल था, ठीक? इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे। टी टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि इस पाइप से होके येलो लिक्विड ए से बी में फ्लो होने लगेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जो है लिक्विड फ्लो होने लगेगा। इसके कारण कुछ टाइम बाद जो ए में जो येलो फ्लूइड का जो लेवल था वो डिक्रीज हो जाएगा और बी में येलो फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यही सेम काम हो रहा है यहाँ पे, जो हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, ठीक? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक यूनिक डायरेक्शन में फ्लो होने लग रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल क्या थे, अलग-अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, मीन्स ए से बी भी फ्लो हो रहा था, बी से ए भी, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया, तुरंत जो मॉलिक्यूल के फ्लो होने का डायरेक्शन था वो यूनिक हो गया, मीन्स केवल ए से अब बी में फ्लो हो रहा है मॉलिक्यूल, बी से बी टैंक से ए टैंक में मॉलिक्यूल नहीं जा रहा है, ठीक? तो यही वर्क करता है जो हम बैटरी का यूज करते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है? तो बैटरी करता है क्या, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ला देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक? तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूज क्या है, मीन्स जो बैटरी हमको पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में प्रोवाइड कर रही है किसी सर्किट में, तो वहाँ पे वर्क क्या कर रहा है वो, ठीक है? उसकी ज़रूरत क्या है उस सर्किट में, ठीक? तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है, स्पेस में किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, जो कि होता है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ठीक? अगर हम किसी इनफाइनाइट से कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स 1 कूलम्ब का चार्ज जो है, ठीक? पॉजिटिव 1 कूलम्ब का चार्ज किसी ए पॉइंट पे ले जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है? तो इक्वल होगा जो हमने वर्क किया, ठीक? जो हम वर्क करेंगे उस चार्ज को वहाँ तक ले जाने में, वही क्या होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट में, डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। जैसे हम चार्ज को मेजर कर रहे थे कूलम्ब में, डिनोट करते थे कैपिटल C से, ठीक? और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब, ठीक है? तो यहाँ पे आप डेफिनिशन है, इसको अगर पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक? पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक? इसको दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उसी को वोल्टेज भी कहा जाता है। कहीं-कहीं पे आप वोल्टेज टर्म भी यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में या फिर यूज़ हो रहा होगा, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उसका नॉर्मल मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ ए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, ठीक है? और पोटेंशियल अगर किसी 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है। सपोज कि ए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हुआ वो V1 आया, और पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 आया। जैसे यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक? तो अगर, ठीक, तो 1 पॉइंट पे V1 है, दूसरे पॉइंट पे V2 है। अभी हम क्या करें, अगर जो 1 कूलम्ब चार्ज
ठीक, 1 कूलम्ब चार्ज हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तब भी हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तब भी हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। मींस एक इक्वल होगा V2 माइनस V1 के, कि पहले उसका पोटेंशियल क्या था, फाइनल पोटेंशियल क्या है और इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा ये वर्क जो हमने किया। और यही इसी को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक। सपोज हम W वर्क किए और Q चार्ज मूव किए, तो W बाई क्यू क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एसआई यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो भी क्या है, वोल्ट है, डिनोट करें कैपिटल बी से, V इक्वल टू जूल पर कूलम्ब, ठीक। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है कि हम किसी एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कि एक ग्राउंड था, इस टैंक के लिए बात कर लें तो ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अर्थ, इसको इस ए टैंक को हमने h1 हाइट पे मूव किया, ठीक। इसका मास m था, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हो गई, mgh। ये आप पढ़ के आए क्लास 9th में, ठीक है। इस ए टैंक की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ठीक। बी टैंक की बात करें, वो भी h हाइट पे है, तो इसकी भी अगर मास m है तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। उसी तरह से अगर ए पॉइंट पे हम समझें कोई चार्ज मूव करके ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी कुछ v हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जब फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए तो हमको V1 मिला, ठीक है, पोटेंशियल। जब 2 पोजीशन पे लेके आने तो V2 मिल रहा है। अभी यहाँ पे बात करें H1 हाइट थी H2, तो ये क्या हो जाएगा, mgh2, ये हो जाएगा mgh1, ठीक। तो अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है, मींस mgh2 माइनस h1, ठीक। ये जो डिफरेंस है, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी था, अब जो डिफरेंस आया वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो ये क्या होता है, V2 माइनस V1, ठीक है, यूजुअली V से डिनोट कर देते हैं और रियल लाइफ में इसी का यूज है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। अगर किसी भी दो पॉइंट, जैसे जो हमने पीछे लिया था V1 और V2, इनके बीच में हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वोल्ट मीटर का, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, ऐसा सिंबल होता है सर्किल और बीच में V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अलग से एक लेक्चर आएगा जिसमें हम अलग अलग सर्किट के कंपोनेंट को, क्या सिंबल होता है अलग अलग सर्किट के कंपोनेंट का, उसको हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो अगर हमको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो है ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है उन दो पॉइंट के बीच में। सपोज कि ये कोई सर्किट है, एक रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। तो अगर जो हमको ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, इनके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसके पैरेलल में इसको ऐड करेंगे। पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है। इसको आप आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये पॉइंट याद कर लीजिए कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर का क्या है, रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई होता है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वोल्ट मीटर से जो करंट फ्लो हो, सपोज आई डैश, इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो, ठीक। जितनी वैल्यू इसकी कम होगी उतना अच्छा हमारा वोल्ट मीटर होगा। मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा होगा वोल्ट मीटर का, वो वोल्ट मीटर उतना ही अच्छा होगा, ठीक। इसलिए आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक। इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और नहीं बनता है तो फिर आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज कर करके ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। ये कुछ एमसीक्यू है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और देन एक और क्वेश्चन ऐड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन खुद से ट्राई किए होंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को साथ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज क्रॉस 2 पॉइंट, ठीक है। हमारे पास दो पॉइंट है और हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं 1 यूनिट चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। इज मेजर ऑफ, तो जो चार्ज को दो पॉइंट के बीच में जब हम मूव करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो डिफिनीशन ही जैसे थी, तो उसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वो इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक। गैल्वेनोमीटर,
करंट का प्रेजेंस मेजर, मतलब करंट का प्रेजेंस देखने के लिए यूज होता है किसी भी सर्किट में। एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, उसको कौन सी यूनिट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कूलाम। चार्ज को ही कूलाम में मेजर किया जाता है। बोल्ट यूज होता है पोटेंशियल मीटर के पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। जूल वर्क के लिए तो ये भी नहीं होगा। एम्पियर करंट के लिए, ठीक है। द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं हम वोल्ट में। किलो वाट आवर क्या है? एनर्जी की यूनिट है। ओम क्या है? रेजिस्टेंस की जो है पावर की यूनिट है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो वन कुलाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कुलाम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन, ये पीछे जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वही सेम क्वेश्चन है कि एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आया था कितना? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्री 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज यूज एज ए बैटरी इन ए सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी हुआ। बैटरी टर्म होता है जब हम अलग अलग सेल को यूज करते हैं, तो मतलब कलेक्शन ऑफ सेल जो होता है वही बैटरी होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है हमारे पास 3 सेल है 2 वोल्ट के। एक सेल ऐसा होगा, ये क्या है? 2 वोल्ट का। 3 सेल है और एक कनेक्टेड है सीरीज में, मीन्स हमको कुछ ऐसा सर्किट मिलेगा। ठीक है, ए बैट सेल का सिंबल होता है। ठीक है, वो आपको नहीं पता तो आगे वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे। ठीक। ये क्या हो गया? 2 वोल्ट का सेल था एक, सेकंड भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का। तो टोटल जो हमको मिला, ये कितना मिल गया? 6 वोल्ट का हमको एक बैटरी मिल गई। ठीक। तो पहले हमको क्या करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी? तो जो ये बैटरी का टर्मिनल है ए और बी, इसको कह देते हैं, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? वो कितना होगा? 6 वोल्ट के बराबर। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 6 वोल्ट। ठीक। हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डज वन कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू वन सेल? जब एक ही सेल था, तो जब हम 1 कूलम, मतलब चार्ज की वैल्यू दी गई है 1 कूलम, ठीक है, इसको पास करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम जानते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपान में चार्ज। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 इक्वल टू डब्ल्यू बाई चार्ज कितना? 1 कूलम। यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2, और यूनिट क्या होगी? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, डिनोट करते हैं जे से। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? 2 जूल। तो पहले का आंसर क्या हो गया? 2 जूल। नाउ सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? ऑल 3 सेल अगो, तीनों सेल कनेक्टेड है, तब जब हम 1 कूलम, मतलब Q इक्वल टू 1 कूलम, जब इसको पास करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक। तो यहाँ फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। नाउ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 6 वोल्ट के इक्वल है। वर्क निकालना है हमको, चार्ज दिया गया है 1 कूलम, यहाँ से हमको डब्ल्यू क्या मिल जाएगा? 6 जूल। ठीक। इस सेकंड पार्ट का आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 जूल। उम्मीद है कि आपका भी सेम आंसर आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से ट्राई करिए, देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एटम ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर का एटम होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड द एटम ऑफ रबर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन। सपोज एक कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर का एटम है, और एक रबर का एटम है। ठीक। रबर का एटम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक। तो कॉपर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन होता है और रबर के एटम में भी इलेक्ट्रॉन होता है। देन व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तब ऐसा क्यों है कि कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बल्कि लेकिन रबर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर कंटेन, यू कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मीन्स इस पे जो न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो जिन पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो, उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉपर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, लेकिन वहीं रबर पे जो फ्री चार्ज पार्टिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये एब्सेंस होते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक, जिनके कारण रबर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने कहा था नोट्स लिखने को आपको, ये देखिए नोट्स जो है, इनके सब मेटल लाइफ, यहाँ देखिए फ्री चार्ज पार्टिकल। तो कॉपर में क्या है? फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन वहीं रबर में क्या है? रबर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आगे लेक्चर आया है, ठीक, उसको आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो के हर एक कॉन्टेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आई।
और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।